हमारे इस इलाके में, साउथ के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे इस इलाके में एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें पढ़ने की तमन्ना होती थी, नहीं पढ़ पाए, मध्य प्रदेश में चले गए हमारे पिता। लेकिन एएमयू के लोगों को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए, तो अपने घर में चाय बनाने का और पानी बनाने का दावा का जिक्र मैंने किया। वो अपने जमाने की बहुत बड़ी साहित्यकार थी और आज भी उस तरीके की साहित्यकार कोई पैदा नहीं हुई। उसके बाद प्रोफेसर इरफान हमीद की संगत में रहने ही रहना था, दुनिया के बारे में भी पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया। ये बात जब हम रेट्रोस्पेक्ट में जाते हैं, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब हम पिछली ओर जाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कई बार डायरेक्टली किए जाने वाले कामों से ज्यादा ताकतवर होते हैं इनडायरेक्टली किए जाने वाले काम। एक तरीका है आजादी की लड़ाई में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने बाद में बहुत शानदार योगदान दिया, उनके बिना वो पूरी नहीं होती। लेकिन एक तरीका और भी है, मुझे याद आता है डिक्टेटर की बात। वो डिक्टेटर जब मारने के लिए गया वहां पर लोगों को, तो एक बुजुर्ग थे, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहे थे, 2-3 किताबें हाथ में लिए। उन्होंने उस बुजुर्ग को मारने के लिए इशारा किया, और तो उनका जो सेनापति था उसने कहा इसका क्या गुनाह है, ये तो पढ़ा रहा है, बोले यही तो ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है, क्योंकि ये जो पीढ़ी तैयार कर रहा है वो हमारे खिलाफ तैयार हो रहा है। लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है बंदूक हाथ में लेके लड़ना, लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है बारूद बिछाना। सर सैयद अहमद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए तालीम देके जो बारूद बिछाई थी, उसने कभी सूरज न डूबने वाले राज के सूरज को हमेशा के लिए डूबा। एक है हमारे यहाँ, और वो ये कि हम लोगों के गुजर जाने के बाद उनके काम की, इस सब की वो करते हैं, तबसरा करते, करना भी चाहिए। गांधी का भी मूल्यांकन होना चाहिए, नेहरू जी का भी होना चाहिए, बाकी लोगों का होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि वो मूल्यांकन हम उस दौरान कर रहे हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता है 4-5 पंक्ति की, और वो पंक्ति ये है कि तुम जब हमारे किए का मूल्यांकन करो तब ये याद रखना कि जूतों से ज्यादा शहर बदलते हुए हमने अपनी जिंदगी काटी। 1857 में जो तबाही हुई थी, वो तबाही छोटी मोटी तबाही नहीं थी, वो एक नरसंहार था, वो एक जिनोसाइड था। और उस जिनोसाइड के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो हमारे सामने है, जो कत्लेआम किए गए बहादुर शाह जफर साहब के साथ किया गया, हिंदुस्तान की गोद इस बात के लिए कहा गया कि पूरी कौम के साथ किया गया, पूरे हिंदुस्तान के साथ किया गया। लेकिन एक और बड़ा कत्लेआम किया था जो आमतौर से हमारी चर्चाओं में नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सियासी तौर पर ही सोचते हैं, और वो कत्लेआम ये था, एक दादा भाई नौरोजी हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदुस्तानी थे, जो जीत कर पहुंचे थे। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में वो ये लिखते हैं कि, और उसी दौरान कार्ल मार्क्स भी रहा करते थे, वो ये लिखते हैं कि इन अंग्रेजों ने जिस तरीके से तबाही की है, वो 1857 में केवल कुचला नहीं है, बल्कि 1835 से लेकर 1857 के बाद तक उन्होंने इस देश की कमर तोड़ दी। और उस कमर तोड़ने के जो आंकड़े वो देते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से थे, उनमें से एक आंकड़ा ये है कि इन्होंने इस देश के उद्योग धंधे जो विकसित होने वाले थे, अभी के भाई मुझसे कह रहे थे कि आगरा से लेकर उधर दूध खलीलाबाद से आगे तक ठठेरे का काम करने वाले लोग थे, बुनकर का काम करने वाले लोग थे। ये केवल आज के लोग नहीं थे, ये सैकड़ों वर्षों से थे। और उस जमाने में इस देश का उद्योग धंधा और खेती इतनी विकसित हो गई थी कि जिन्हें इस देश में आज जो लोग हैं वो काफी जोर से गालियां देते हैं, उन औरंगजेब साहब और बहादुर शाह जफर साहब के वक्त तक इस देश की जीडीपी पूरी दुनिया का 30% हुआ करती थी, लगभग 1/3।
हम अपने बर्तन बेचने जाते थे, हम अपनी मेटलर्जी बेचने के लिए जाते थे, हम अपने कपड़े बेचने के लिए जाते थे। ऐसे शानदार कपड़े दुनिया में कहीं बनते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मैनचेस्टर की मिलों के कपड़ों को खपाना था, उन्होंने सारे बुनकरों को तबाह कर दिया। और दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि अकेले गोरखपुर में 67,000 से ज्यादा करगे तोड़ दिए गए और पूरे गोरखपुर के इलाके को चुनावों के कब्रिस्तान में बदल दिया। ढाका के साथ क्या हुआ हमें मालूम। पूरे देश की जो कमर तोड़ी गई थी, वो कमर राजनीतिक रूप से 1857 में नहीं तोड़ी गई थी, बल्कि उसके पहले हमारे उद्योग धंधों को चौपट करके भी छोड़ दी गई थी। एक बड़ा काम तो 1857 में ये हुआ। और दूसरा बड़ा और खतरनाक काम ये हुआ था, जिस बीच आज भी हम भुगत रहे हैं, वो ये कि उसके पहले इस देश में दंगा फसाद नहीं मिलते हैं। उसके पहले कभी मजहब को लेकर, धर्म को लेकर, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर मारकाट नहीं हो रही है। 1857 में जो एकता बनी के मंगल पांडे भी चले आ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी चली आ रही है, तात्या टोपे भी चले आ रहे हैं। पहली बार इस देश ने जियोपॉलिटिकल रूप से हिंदुस्तान के रूप में एक नक्शा हासिल किया। और वो सारे लोग क्या मांग करते हुए आ रहे हैं? बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह होने चाहिए, वाइसराय नहीं चाहिए। ये जो पॉलिटिकल अलायंस बना, ये जो एक पॉलिटिकल नक्शा बना, उसके बाद अंग्रेजों ने वो पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम था फूट डालो और राज करो। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने किया और उसमें उन्हें ऐसी जमातें चाहिए थी सारे धर्मों में जो पढ़ने लिखने से दूर हो, जो तालीम से दूर हो, जिन्हें केवल एक खास तरीके का प्रोग्राम दिमाग में फिट करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ऐसे में एक वैज्ञानिक आधार पर पढ़ाई हो, तालीम दी जानी चाहिए, लॉजिकल तालीम दी जानी चाहिए। दुनिया में जितना जो कुछ खोज किया जा चुका है वो पढ़ाया जाना चाहिए। ये सोचना और उसके लिए वो सब करना जो बताया गया यहाँ पर कि उन्होंने किस किस से पैसा नहीं मांगा। उस जमाने में जो अखबार छपा करते थे उसमें उनको उनके खिलाफ उन तमाम सारे कट्टरपंथियों ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो दोजख पर जाने की तैयारी कर रहा है, इससे भी चंदा उससे भी चंदा। लेकिन वो राजा साहब पटियाला के पास भी गए, राजा साहब दरभंगा के पास भी गए, वो हर बनिए हर बक्काल के पास गए और उन्होंने बूथ करके जो पैसा इकट्ठा किया, जो आप तो अलीगढ़ में पढ़े हैं, लेकिन अलीगढ़ की हर बिल्डिंग पे वो नाम लिखे हुए हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। हर कमरे पे नाम लिखे हुए हैं और उन कमरों में पसमंदा भी है, शेख भी है, सैयद भी है। उनका मिशन केवल एक था कि किसी भी तरीके से एक बार ऐसा जरिया तैयार हो जाना चाहिए जो दिमाग में इस तरीके की बारूद फिट कर दे कि भविष्य में कोई इंसानियत को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोच पाए। हिंदुस्तान अगर आजाद है, आज 100 साल थे, तो उसे सर सैयद साहब पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इसको आजाद होने की करके ये अलग सा हिस्सा रहा है हमेशा। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए, आप अजीब सी चीज पाते हैं। आप यूरोप में जाके एक जैसे लोग मिलते हैं, आप अफ्रीका में जाते हैं एक जैसे लोग मिलते हैं, आप कजाकिस्तान में जाते हैं एक जैसे लोग मिलते हैं। हिंदुस्तान में एक जैसे लोग नहीं मिलते। दुनिया भर में जितनी भी नस्लें हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलियोइड हो, मंगोलोइड हो, कॉकेशियन हो, निग्रोइड हो, उन 8 नस्लों में से 5 नस्लों के लोग इस देश में, इस मुल्क की जमीन पर पाए जाते हैं, धरती की इस हिस्से पर पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी भाषा परिवार है, लैंग्वेजेस की जो फैमिली है, उन लैंग्वेजेस की फैमिली में से भी 8 भाषा परिवार हमारे देश में पाए जाते हैं इस जमीन पर। कौन नहीं आया यहाँ? सबसे पहले शक आए, कुषाण आए, आर्य आए, यमन आए, पल्लव आए, तुर्क आए, मंगोल आए, तातार आए। दुनिया का ऐसा कौन सा कबीला, एक टोनी जोसेफ नाम के सज्जन है, उन्होंने डीएनए की जांच करके ये कहा है कि ये बड़े सगीर जो है हमारा, ये सबकॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया का अनोखा कोना है जहां पर दुनिया की सारी भाषाओं के परिवार और दुनिया की सारी नस्लें पाई जाती हैं। इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान बनाया है और वो हिंदुस्तान चला है 1857 तक,
जब तक अंग्रेजों ने इस पर फूट डाले और राजकरों की नीति को अख्तियार नहीं किया। सर सैयद साहब ने उसमें वो डायनामाइट लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस सब को नहीं चाहिए। दुनिया के सारे मजहब हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम लोग हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाने में कोई जिक्र नहीं है कि दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद इसी देश में, इसी केरल लकड़ी की बनी, जिसमें आज भी इबादत होती है। 900 साल पहले, जो 1400 साल पहले बनी थी, बाबर साहब के तशरीफ लाने के 900 साल पहले। दुनिया का सबसे पुराना चर्च यही है। ईसा मसीह के जो 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे जिनका नाम था सेंट जोसेफ, वो एशिया की तरफ आए थे और हिंदुस्तान में सन 52 में, आज से 2000 साल पहले, उन्होंने उस चर्च की तामीर कराई थी जो चर्च त्रिचूर में पाया जाता है। इस दुनिया का एक और प्राचीन धर्म है जिसका नाम है पारसी धर्म, वो लगभग पूरे के पूरे किसी जमीन पर पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं। ये टाटा और ये सब लोग उसी कौम में से। ये जो दुनिया का एक और प्राचीन धर्म है अब्राहम साहब वाला यहूदी धर्म, जिसके नाम पर आजकल काफी नरसंहार जारी है, जिसके नाम पर उसके भी जो 20 कबीले थे, उनमें से 2 कबीले मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में पाए जाते। दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा धर्म है वो तो इस जमीन पर आपके बगल में पैदा हुआ, गौतम बुद्ध। और जिस धर्म को, जो इस इलाके के सबसे बड़ा धर्म है ब्रॉडली हिंदू धर्म, उसके जितने भी पंथ हैं और जितने भी पुरखे हैं वो सब यही के हैं। लेकिन इसके बाद भी कभी कोई इतिहास में धर्म के नाम पर फसाद होने की, राजाओं के झगड़े हुए, सल्तनतों के झगड़े हुए, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करना है, बादशाह अपनी छीननी है, उसके झगड़े हुए, लेकिन जनता के बीच में तकरारें कभी नहीं हुई। और इसीलिए फिराक गोरखपुरी साहब को याद रखना चाहिए, उन सब लोगों को जो यहाँ मौजूद नहीं है और हम सब लोगों को जो यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कहा कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान बनाया है न किसी मजहब ने, न किसी धर्म ने, न किसी मौलाना ने, न किसी पादरी ने, न किसी चर्च ने। हमारे उर्फ पुरखों ने जो 5-7 हजार साल में अपने अपने वतन को छोड़कर आए, जो भी वतन हुआ, जो भी जमीन थी, उसको छोड़कर आए और इसको अपना वतन बनाया, एक दूसरे से सीखा भी और एक दूसरे को सिखाया। उन्होंने बनाया 30% जीडीपी वाला देश। न जाने क्या क्या लेकर आए थे, मैं उस बहस में अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि वो वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर तुर्क और तातार नहीं आते तो क्या इस इलाके में सिले हुए कपड़े पहनने का शऊर सलीका आता? अगर कुछ खास कबीले यहाँ पर अपनी तहजीब और अपने ज्ञान को लेकर नहीं आते, न जाने कौन कौन सी चीजें नहीं आ पाती। आलू आता कि नहीं आता, मिर्च आती कि नहीं आती, कॉफी आती कि नहीं आती, चाय आती कि नहीं। दुनिया ऐसी बनती है। ये सीमाएं तुमने खींची है अभी कुछ साल पहले, 200, 250, 400, 500 साल पहले। इसके पहले कोई सीमा नहीं थी, पूरी दुनिया वाली थी। यहाँ चले गए, वहां चले गए, सबसे सीखा, सबको सिखाया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि ये जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा का नाम उर्दू का है, लेकिन एलजेब्रा की जो पहली किताब है, उस पहली किताब की जो भूमिका लिखी हुई है, उस भूमिका में ये बात दर्ज की गई है कि ये वो गणित है जब हमारे गणितज्ञ यहाँ पर गए थे, यहाँ से सीख कर गए थे, अब उसको और ज्यादा विकसित करके हम दोबारा से लौटा रहे हैं। वो एक्नॉलेज कर रहा है। ऐसी न जाने कितनी चीजें इस जमीन पर खोजी गई, कितनी चीजें दूसरी पर खोजी गई, लेकिन इन सारी चीजों के बाद ये जो बंटवारे की शुरुआत हुई, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की गुलामी की शुरुआत हुई है 1757 से, जब प्लासी की लड़ाई हारी, जब मीर जाफर ने गद्दारी की मीर कासिम के साथ। 1757 से, उससे पहले जितने भी लोग आए वो लौट कर नहीं गए, उन्होंने घर बनाए। और इसके नरसंहार की शुरुआत हुई 1857 के बाद, और उस नरसंहार के बीच में सर सैयद अहमद साहब ने जो काम किया है
वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम था, वो भले ही मुरादाबाद के एक स्कूल से शुरू किया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिशन लिया। मैं आज दिन में बैठा बैठा इस बात को सोच रहा था कि कितने जिद्दी टाइप के लोग हैं, क्या क्या नहीं सुना होगा उन्होंने। चंदा मांगना बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक मिशन ठान लिया और एक ऐसा बड़ी तामीर कर दी। मुझे लगता है कि हम उनकी आलोचना तभी करें जब हम एक यूनिवर्सिटी नहीं तो उस यूनिवर्सिटी के बाहर जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठता है, उतनी बड़ी कोठी बनाने के लायक, गुमटी बनाने के लायक अगर हम संयम हो हमारे पास, तब हमें उनकी आलोचना करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बात क्या क्या नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर है, उसमें मेडिसिन है, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें इसने यूरोप और दुनिया की दिशा बदल दी। उसके बाद डेमोक्रेसी आई, उसके बाद सेकुलरिज्म आया, उसके बाद तार्किकता आई। वो आंदोलन हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद साहब ने शुरू किया था। उस आंदोलन को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन ने लॉजिक के आधार पर, साइंस के आधार पर हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को आज इकट्ठा करने की कोशिश की। और आज उनके जाने के 127 साल बाद भी अगर हम साबुत और सलामत हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म अगर अभी तक बचा हुआ है, तो इसलिए कि हमारी तरबियत में और परवरिश में ये तमाम सारे पुरखे थे, जिनमें से अहमद साहब भी थे। उचित नहीं किया उन्होंने, इतना माइन्यूटली, इतनी धीमी गति के साथ बदला लिया कि दोबारा उनके खानदान के कोई लोग कुश्ती के अखाड़े में उतरने की सोच ही नहीं पाए। ये भी लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। बहुत सारे उदाहरण तो मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको दूंगा नहीं। लेकिन एक बात थी जो सर सैयद अहमद साहब ने नोट की, और जो बात के और लोगों ने भी नोट की, एक तबके को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में जितने भी सारे लोगों ने नोट की, कि आप अगर इसके इतिहास में जाते हैं तो आप एक पाते हैं कि ये देश, ये जो इलाका है, इस इलाके में कभी भी धर्म के आधार पर राज नहीं चला। मैंने बाबर साहब की बातचीत पढ़ी है, ग्वालियर के किले में जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ पर रखी हुई थी एक कॉपी, भोपाल की लाइब्रेरी में, वो आज भी ओरिजिनल सलामत है। वो जब राज करने के लिए आते हैं तो वो इस देश के सेंटिमेंट्स के, पहले से रहने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वसीयत करते हैं, अगर इस देश पर राज करना है तो क्या क्या नहीं करना, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पहले कभी धर्म के नाम पर देश नहीं चला। चंद्रगुप्त के जमाने में धर्म पर देश नहीं चला। अशोक ने अपनी बेटी और बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनिया के तमाम सारे देशों में भेजा, लेकिन बौद्ध दर्शन के आधार पर नहीं चलाया उन्होंने। औरंगजेब, जिनके बारे में काफी गलत बयानी की जाती है, उन्होंने भी इस्लाम के नाम पर नहीं चलाया, किसी हिंदू राजा ने हिंदू के नाम पर नहीं चलाया, क्योंकि इस ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इतने सारे कबीले, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्मों ने हमें ये तहजीब दे दी थी कि नहीं, धर्म अलग चीज है, राज को चलाना एक अलग चीज। सर सैयद ने इसको समझा भी, और उसके बाद जिस तरीके की, देखिए सेकुलरिज्म अपने आप डेवलप नहीं होता, डेमोक्रेसी अपने आप डेवलप नहीं होती, उसके लिए लोगों की ताबीर करनी पड़ती है। कभी मैं अपने नौजवान मित्रों को कबीर साहब के पास समझा रहा था कि जर्मनी वो देश है जिसका हीरो था हिटलर, लेकिन 1945 के बाद से, जब से हिटलर की वजह से वो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, खत्म हुआ है, जर्मनी में कक्षा 5 से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री तक एक कोर्स जरूर पढ़ाया जाता है, जिसमें जर्मन सरकार अपने विद्यार्थियों को ये पढ़ाती है कि हिटलर गलत था। हिटलर ने इंसानियत के साथ भी गलत किया, जर्मनी के साथ भी गलत किया। समाज को सभ्य बनाने का तरीका यही है कि अपनी गलतियों से सीखे और उन्हें एक ऐसा दें, और ये इस इलाके की परंपरा रही है। आज से 1500 साल पहले बनी थी, 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी आपके पास में 40 मुल्कों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। हर धर्म पर, हर गणित पर, हर व्याकरण पर, हर चीज पर बहस होती थी। देश तो खतरे में नहीं पड़ा। इसलिए ये जो हमारा खुलापन है और ये हमारी इस तरबियत का ही नतीजा है कि आज हम सेक्युलर सोसाइटी में रह रहे हैं, और ये ही ताकत है जो हमें ये हौसला देती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों नहीं रो, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारी धमनियों में जो उजाला है और हमारे पुरखों ने हमको जो रोशनी
पक्षी है, हम इस अंधेरे को फतेह नहीं होने देंगे, उजाले की सीख रखेंगे। मैं अपनी सीमाओं में हूं, इसलिए इशारों में बात कर। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा जीत कर आए और जीतने के बाद पहला काम क्या किया उन्होंने वहां की जो सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जिसने 14 राष्ट्रपति दिए हैं, उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को फोन करके कहा कि अगर हमारी ग्रांट चाहिए तो तुम्हें हमारी शर्तों के हिसाब से अपनी पढ़ाई को तब्दील करना पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने कह दिया कि हम तैयार नहीं है, हम बंगाली में जी लेंगे लेकिन तुम्हारी शर्तों को नहीं मानेंगे। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी है। लेकिन पेंसिल्वानिया वाले तैयार हो गए, बर्कले यूनिवर्सिटी वाले तैयार हो गए। उन्होंने आते ही एकदम से यूनिवर्सिटी पर हमला क्यों किया? वो कोर्स क्यों बदलना चाहते हैं? वो वजीफे क्यों खत्म करना चाहते हैं? वो बाहर के लोग भी अगर पढ़ने के लिए आएंगे तो पढ़ने की इजाजत तब नहीं देंगे, क्यों करना चाहते हैं? बिना पढ़ा लिखा समाज उनके लिए बहुत मददगार होता है। उनकी तानाशाही में, उनके पैसे की लूट में, उनकी जनता के शोषण में उनके लिए बहुत खासकर होता है, मददगार होता है। इसलिए इस तरीके की मुहिम चल रही है और वो केवल ट्रंप नहीं चला रहा है। वो जहां ट्रंप को अपना आका मानने वाले लोग हैं, उन सारी जगह पर चल रही है। उन्हें किताब से डर लगता है, उन्हें पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है। और ऐसे में अगर हमारा कोई वैक्सीन है, अगर हमारी कोई प्रेरणा है, तो वो सर सैयद साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने उस गुलामी के जमाने पर खड़ा कर दिया था, तो आज हम आजादी के जमाने में इस काम को कर सकते हैं। ऐसी बहस चलती रहती। आजकल अमेरिका में बहस चल रही है, अमेरिका में बहस चल रही है कि किस तरीके की इंग्लिश बोली जानी चाहिए, किन किन राइटर्स को पढ़ा जाना चाहिए, किन किन को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी चल रही है। एक जुबान है जिसका नाम है उर्दू। ऐसी ठेठ जुबान है जो इस जमीन पर पैदा हुई, जो दक्कन में पैदा हुई और अमीर खुसरो साहब के आंगन में बड़ी हुई। और इतनी दिलचस्प बात है कि जो अवध में पैदा हुई, जो ब्रज में पैदा हुई, वो जुबान भी अमीर खुसरो साहब के आंगन में ही पली और बड़ी। और ये वो जुबान है जिसमें मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, खड़ी बोली। लेकिन पूरे मुहिम चलेगी जुबान के खिलाफ, स्क्रिप्ट के खिलाफ मुहिम चलेगी, इतिहास के खिलाफ मुहिम चलेगी। नए तरीके से लिखेंगे, अरे लिखो ना, लेकिन इतिहास होना भी तो चाहिए, तो लिखोगे। उर्दू इश्क और इंकलाब दोनों की भाषा, और इंकलाब करना इश्क का हद से गुजर जाना होता है। नाकामी ये है कि वकार सिद्दीकी साहब, निसार परवेज साहब, शमीम फरज साहब, निदा फादली साहब, इन सब की संघर्ष में रहने के बाद भी मैं उर्दू नहीं सीख पाया। वरना वसीम बरेलवी साहब का वो शेर मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, अगर बस में मेरे होता तुझे उर्दू सीखा। बहुत बढ़िया। उस जुबान से डर लगता है, उस स्क्रिप्ट से डर लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमें ऐसी तरबियत और परवरिश देके गए जो हमारी अधेरों को रोशन करती है। उनके याद करने का मतलब उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना नहीं है, उन्हें मालाएं पहनाना नहीं है। हमारे हिंदू समाज में कहते हैं उनका श्राद्ध करना नहीं है कि साल में एक दिन पड़ा तो श्राद्ध कर दिया हमने। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो किया और उनका गुणगान करना भी नहीं, बल्कि इसका मतलब यह कि उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम अपने पूरे हौसले के साथ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये तय करना। और ये तय करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ऐसा ही दिन आखिरी बात, बाकी में बिल्कुल आखिरी बात, एक दिलचस्प कहानी पढ़ी मैंने, जो मैंने आज अपनी फेसबुक पर भी शेयर की है कि एएमयू के बनने के पीछे मिर्जा गालिब साहब का भी हाथ। सर सैयद साहब उनके फैमिली मेंबर कैसे थे, वो की किताबें उन्होंने लिखी थी जिससे मिर्जा गालिब साहब को दिखाया भी था। एक वो आईने अकबरी भी लिखना चाहते थे जो अबुल फजल साहब ने पहले लिख रखी थी, उसको दिखाने के लिए गए, उसके लिए अशार लिखने के लिए कहा तो गालिब साहब ने 38 अशार लिखे फारसी में, और उसी में एक जगह पर लिख दिया कि ये मुर्दा परस्ती।
उनको बुरा लगा सर सैयद साहब। तो जब बुरा लगा तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मियां मुर्दा परस्ती मत करो, जो गुजर गए वो गुजर गए, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है उसके लायक कौम को तैयार करने की बात करो, नई पढ़ाई वाली बात। तो मिर्जा गालिब साहब जैसे फाका मस्त आदमी के दिमाग में भी ये बात थी, क्योंकि वो 1857 को दिल्ली में बैठ के देख रहे थे और उन्होंने भी वो प्रेरणा दी। तो वो जो मुर्दा परस्ती छोड़ने वाली बात थी, एक बड़े साधु हुए जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, उन्होंने मार्के की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि प्रकृति ने, नेचर ने आँख साफ यहाँ दी है, पीछे नहीं दी, आगे की ओर देखो, आगे के रास्ते को देखो। और इसी सिलसिले में मैं दूसरी अशार के साथ अपनी बात करूँगा। हमारा सहयोग ये रहा कि निदा फाजली साहब हमारे पूर्वी के हैं, उनके परिवार के सारे लोग 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, अकेले रह गए थे। तो सीपीएम पार्टी के दफ्तर में वो रात काटते थे और उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा में लिखा है कि एक हिंदू का घर हुआ करता था जहाँ पर जब मुझे भूख लगती थी तो मैं कभी भी पहुँच जाता था, तो रोटी सब्जी और कढ़ी मेरा इंतजार करती रहती थी और मैं खुश नसीब हूँ कि वो घर मेरे माँ और पिता का था। उन निदा फाजली साहब के साथ के एक और शायर थे, मुझे लगता है कि आज के हालात में वो उनकी जो 4 पंक्तियां हैं वो हमारे लिए न केवल हौसला देने वाली है बल्कि रास्ता दिखाने वाली हैं। और उनका नाम था शमीम फरस साहब। तो 4 पंक्तियां में अर्ज करता हूँ आपको, और वो ये कि रात है सर्द हवाओं में यूं कब तक ठिठुरे, रात है सर्द हवाओं में यूं कब तक ठिठुरे, दिल के बुझते हुए शोलों को जला ले हम लोग। क्या बात, जाने कब सच के निकलना पड़े हालात के साथ, पूरे दिल से हथेली को रचा ले हम लोग। और जिसके लिए मैंने ये पढ़ा है, गम के सन्नाटों से आवाज अजब आती है, डर के सो जाए या औरों को जगा ले। मुझे लगता है ये औरों को जगाने का रास्ता। तो जगाने का मतलब क्या? जगाने का मतलब अब जैसे हालात है उसके हिसाब से निकाला जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो सकता जैसा कुंवर बेचन साहब का एक शेर है कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो चाकू और पसलियों के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। राष्ट्र जगाने का मतलब क्या है? मेरे केरला से एहतजाज करना भी एक तरीका है, तो टीके करते रहते हैं, वो भी एक तरीका है, ना कहना भी एक तरीका है, और अगर ना नहीं कह सकते तो हाँ नहीं कहना भी एक तरीका है। लेकिन अपनी असहमति को दर्ज कराना नहीं होगा। इसलिए तालीम बचाना और तालीम को आगे ले जाना भी एक तरीका है। हमारे साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब सैयद साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाए। बहुत बढ़िया। सैयद साहब का इंतजार मत कीजिए। हम जो कुछ कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ले की बेटियों के, हम अपने मोहल्ले के बेटों को हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, हिंदुस्तान के समाज के बारे में और जो प्रायोजित तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा सी भी जानकारी दे सकते हैं तो हम छोटे सा सैयद के रूप में काम कर रहे होंगे।